नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर। और इस मंच से हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये मैं हूँ, आपका बड़ा भाई अरविंद मिश्रा। और लगभग 2 दशक से आपके साथ हिंदी साहित्य के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आप में से कई लोग पूर्व परिचित हैं और कुछ बिल्कुल नए हमारे छोटे भाई बहन जुड़ने जा रहे हैं। तो सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य के विषय में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस बात को भली भांति अब समझ चुके हैं कि यह जो विषय है वो अति अंकदायी है और अति अंकदायी होने के साथ साथ रुचिकर है। और सबसे बड़ा फायदा सहज है। उससे बड़ी बात कि हमारे सामाजिक परिवेश का विषय है। हम जो जी करके आते हैं, चाहे हम ग्रामीण परिवेश से हों, शहरी पृष्ठभूमि से हों, कहीं से भी हों, क्या गांव, क्या शहर, संपूर्ण भारतीय जीवन हिंदी साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। जैसे गोदान के विषय में कहा गया कि गोदान अपने समय के भारतीय समाज का प्रतिबिंब है, वैसे ही कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज का दर्पण होता है। और यही वजह है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। कम मेहनत में भव्य सफलता दिलाने वाला विषय है। और इसका कारण एकमात्र है कि एक तो विषय हाईली स्कोरिंग है, सहज है। लगभग हिंदी साहित्य का दोस्तों 60% सिलेबस हम बचपन से या तो पढ़ करके आते हैं या फिर अपने आसपास के परिवेश से, अपने बुजुर्गों से इसके विषय में सुन करके आते हैं। चाहे हमारे पूर्वज दादाजी, बड़े पिताजी, ताया, ताऊ, घर में अन्य काका वगैरह अन्य बुजुर्ग वो पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन हिंदी साहित्य का सिलेबस आप उनके मुंह से हमेशा सुनते रहेंगे। तुलसी का पद वो आंगन में बैठे गाते रहते, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। आप उनके मुंह से अक्सर तुलसी, कबीर के पद, दोहे, चौपाइयां सुनते नजर आएंगे। आपको लगेगा कि सिलेबस तो ऐसे ही तैयार हो रहा है। यही वजह है कि ये जो विषय है हिंदी साहित्य हमारे सामाजिक परिवेश का है। इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती। हम 6ठी क्लास से लेकर के अब तक हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर चुके हैं। कबीर के कई पद हमें याद हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चिन्हाए, है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इस विषय की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लगभग जो पात्र हैं, जो इसमें घटनाएं, या तो हम उन्हें हर रोज जीवन में सुनते समझते आए हैं। अब कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, गोपियों का क्या संबंध था, प्रभु श्री राम माता सीता का क्या संबंध रहा है, इन कथाओं को, इन बातों को हमें कहीं रटने जाने की आवश्यकता नहीं। हर रोज अपने सामाजिक परिवेश से, अपने धार्मिक आचरण से, घर में होने वाले यज्ञ या सप्ताह या मान लीजिए कोई कथा हो, उन सभी आयोजनों के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का लगभग 60% पहले से जानते हैं। इसलिए विषय सहज है
और चूंकि किस्सा कहानी है, बचपन में जब भी डांट पड़ती थी हमें पढ़ो तो हिंदी की किताब खोल के पढ़ते थे। एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा विषय जिसको हम परीक्षा देते जाते समय बिल्कुल डरते नहीं थे, वो हिंदी साहित्य था। इस दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, हंसते खेलते परीक्षा भवन पहुंचते थे और इत्मीनान से सभी उत्तर को लिख करके आते थे। एक दिन पढ़ करके हिंदी साहित्य की परीक्षा देते थे और अपेक्षाकृत अन्य विषयों से इसमें अधिक नंबर लाते थे। इसके पीछे कारण है कि इस विषय में डर नहीं है, ये विषय सहज है। माँ के साथ सहज संबंध होता है, माँ से हम डरते नहीं, इसीलिए माँ से खुल करके अपनी हर बात कहते हैं। इस विषय का जुड़ाव जिस भाषा हिंदी से है वो हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, इसीलिए हम इस विषय के साथ सहज हैं। विषय रुचिकर है, कम मेहनत में अति अंकदायी है, भव्य सफलता दिलाने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जब बड़ा भाई ऐसा हो, आपके दोस्त की तरह, आपका गार्जियन, आपका शिक्षक भी, आपका बड़ा भाई भी, आपका हितैषी, आपका मित्र भी, तो खुल करके एक एक बात कीजिए। और इसी सिलसिले में हम लोग लगातार 4 बैचेज के बाद अब एक नया बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, जो 18 जुलाई से आपके बीच उपस्थित होने जा रहा है। इस बैच को लेकर के हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस नए बैच के बारे में बताने से पहले एक दो बातें मैं चाहता हूं कि आप हिंदी साहित्य के विषय में जान लें। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि हिंदी साहित्य अंकदायी है, स्कोरिंग है, सहज है, रुचिकर है, सबसे सुनिश्चित सफलता देने वाला विषय है। किसी भी पृष्ठभूमि के, किसी बैकग्राउंड से हो, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आप इसे आप अपना ऐच्छिक विषय, अपना ऑप्शनल बना सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दो बातें हैं जिसे आप लोग जेहन में अगर रख लें तो इस विषय से तैयारी और आसान हो जाए। 3 बातें हैं, उनको आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए। उसमें जो पहली बात है कि प्रतिदिन आप क्लास में क्या मेरे साथ सभी प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं? उत्तर प्रारूप लेखन एक अलग चीज है। ये बता दिया जाता है कि भूमिका कैसी हो, मुख्य भाग कैसा हो और निष्कर्ष कैसा हो। लेकिन उत्तर प्रारूप लेखन पर आप 10% मेहनत कीजिए, 90% मेहनत कीजिए मेरे साथ संपूर्ण उत्तर लेखन पर। किसी टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कबीर से प्रश्न बन रहा है, कबीर का रहस्यवाद, कबीर की सामाजिक चेतना, कबीर का दर्शन, कबीर का व्यक्तित्व, कबीर की भाषा, कबीर की कविता, अगर इतने तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं लगता है इन सभी प्रश्नों पर आपको 1-1 घंटा दे दूं। अगर 6 घंटे अतिरिक्त लेकर हम, यानी कुल 3 दिन की क्लास अतिरिक्त लेकर के एक बार हम कबीर को पूरी तरह समझ गए, कबीर हैं क्या, क्यों प्रासंगिक हैं, उनका योगीन परिवेश क्या था, कबीर क्यों भक्ति काल के एक तरीके से प्रवर्तक कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा का प्रवेश द्वार उन्होंने किस तरीके से खोला, संत काव्य धारा का क्या महत्व रहा है, किस प्रकार उन्होंने सामाजिक समन्वयकारी भूमिका निभाई, किस प्रकार अनिश्वरवादी हो रहे समाज को उन्होंने ब्रह्म तत्व से जोड़ा, मानवीय मूल्यों से जोड़ा। एक बार हम कबीर को पूरी तरह समझ गए,
और उसके बाद जितने प्रश्न बन रहे हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलता गया, डिक्टेट करता जाऊं और आप अपने हाथ से लिखते जाएं। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं से हस्तलिखित नोट्स तैयार करें। हम आपको कंपाइल नोट्स देते हैं, आपको हर रोज भी नोट्स मिल जाता है। आपको सप्ताह के अंत में हम टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन या PYQ या डाउट सेशन इस तरीके की क्लास भी रखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब काम आएंगी जब आप अपने हाथ से, अपने द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा समझने के पश्चात, किसी टॉपिक को दिलो दिमाग में उतारने के पश्चात स्वयं के हस्तलिखित नोट्स को आपने तैयार किया है। तो यदि आपकी पूरी मेहनत का 90% इस पर जाए, यानी किसी भी टॉपिक से संपूर्ण उत्तर लेखन को आपने तैयार किया और इस पर 90% मेहनत करें और बाद में लग जाए कि नहीं कुछ प्रश्न छूट रहे हैं तो उनका भी उत्तर प्रारूप लेखन तैयार कर लें। और मैं तो कहूंगा उनको भी क्यों छोड़िएगा। कुल मिलाकर परीक्षा भवन में हमें करना क्या है? लिख के ही तो एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर लिखित रूप में ही हम मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये पूरी अभ्यास प्रणाली हम शुरू से ही क्यों ना अपनाएं। इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को, इस रियाज को हम पहले दिन से ही क्यों ना लेके चलें। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि पूरे सिलेबस पर आप 3 तरीके से ध्यान दें। एक बार पूरे सिलेबस की समझ आपको जरूरी है। उस सिलेबस का आपके द्वारा लिखित नोट्स स्वयं आपके द्वारा, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक तीसरी मेहनत कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQ, एक बार उस पैटर्न को भी आप फॉलो करें। 3 हिस्से में मेहनत को बांट करके हिंदी साहित्य के से संबंधित सिलेबस को पूरी तरह समझ गए, यानी किसी टॉपिक को पहले समझ लिया, उस टॉपिक के सभी प्रश्नों को, उनके उत्तर लेखन को अपने हाथ से निष्पादित कर लिया, संपूर्ण उत्तर लेखन प्रोग्राम, क्योंकि उत्तर ही लिखना है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर, पूर्व में जो पूछे गए प्रश्न हैं, कम से कम 10-15 वर्षों के प्रश्नों का फिर से अभ्यास कर लीजिए। तो ये तीसरा मुद्दा अभ्यास का है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। दोस्तों, मुझे एक छोटी सी बात समझ में आती है कि अगर हम एक प्रश्न को, मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, जैसे मेरे सामने प्रश्न है कि सूरदास की कविता भ्रमर गीत सार सामंती जड़ताओं पर प्रहार करने वाली रचना है, नारी की यातना को उभारने वाली रचना है, पुरुषों की मनमानी या स्वेच्छाचारी वृत्ति पर प्रहार करने वाली रचना है, कोई प्रश्न हो, या भ्रमर गीत सार विप्रलंभ या वियोग काव्य की रचना है, या भ्रमर गीत सार में उलाहना या उपालंभ चर्चा करें, किसी एक प्रश्न, या मान लीजिए गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है, या गोदान कृषक ही नहीं संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य। इसी प्रश्न को अगर हम अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, अपने हाथ से लिख करके तैयार करें,
फिर उसे एक बार हम पढ़ लें, फिर हम उसकी पुनरावृत्ति करें, पुनर्अभ्यास करें और दोबारा फिर से उसी प्रश्न को लिखित रूप में तैयार करें, उसका पुनर्लेखन करें। ध्यान से सुनिएगा, एक किताब को 30 बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्पत की 30 किताब को एक बार पढ़ा जाए। तो ये बहुत पुरानी बात है कि अभ्यास, रियाज, प्रैक्टिस, इनमें बहुत शक्ति होती है। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपको वाकई सफलता चाहिए, तो सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। ऐसे ही हर प्रश्न को 2-3 बार पढ़ करके लिख लीजिए। जनरली होता क्या है कि हम परीक्षा के समय, जब हम मुख्य परीक्षा या पीटी परीक्षा देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो तनाव के कारण, एंजाइटी के कारण या अन्य तरह की चिंताओं के कारण हमारी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे में हम अनिद्रा की दशा में, कच्ची नींद की दशा में, नींद पूरी नहीं हुई हो, चिड़चिड़ापन की दशा में हम परीक्षा देते हैं। आधे प्रश्न नहीं समझ में आते हैं और बाकी जो हम लिखते हैं वो आधा एग्जामिनर को नहीं समझ में आता है। मामला एकदम सफाचट हो जाता है। जब आप बार बार अभ्यास करके जाएंगे तो कैसी भी दशा हो, नींद पूरी हुई हो ना हुई हो, कोई चिंता हो ना हो, आप उस अभ्यास या प्रैक्टिस के कारण हर प्रश्न का एक सटीक, कंप्लीट, ठोस उत्तर लिख पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी मेहनत को 3 हिस्से में बांट दीजिए। समझ बनाइए, लिखित नोट्स अपने हाथ से हर प्रश्न का तैयार कीजिए, पूरे सिलेबस का। आप मुझसे ये मत कहिए कि सर हमें तो आप आंसर फॉर्मेटिंग सिखा दीजिए। आप हमसे कहिए कि गुरुजी पूरा उत्तर लिखाइए, आपका दायित्व है, जैसा कि मैं करता हूं। पिछले 2 दशक से यही काम कराता आया और जो लोग आप में से मुझे जानते हैं इसी चीज के लिए जानते हैं। और तीसरी चीज की फिर अभ्यास कीजिए। दोस्तों, एक और आपसे छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं कि आपका जो हिंदी साहित्य है वो 4 खंडों में विभाजित है। हिंदी साहित्य कितने खंडों में विभाजित है? पहला है भाषा खंड, जिसे भाषा विज्ञान कहते हैं। दूसरा है साहित्य इतिहास खंड, हिंदी साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, नवगीत, कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तीसरा इसका खंड है काव्य खंड, 12 कवियों को पढ़ना है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जयसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध, इन रचनाकारों को पढ़ना है। चौथा खंड है गद्य खंड या कथा साहित्य, जिसमें आपको कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध, इन चीजों की जानकारी लेनी है। ये चौथा खंड सबसे सहज होता है। इसे आप अपने से भी समझते हैं, हालांकि इनमें भी कई टेक्निकल चीजें हैं, निबंध, आलोचना, कहानी कला, नाटक के तत्व, औपन्यासिक कला, जिसके लिए आपको शिक्षक की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी ये किस्सा कहानी अपेक्षाकृत सहज है। सबसे ज्यादा आपको मेहनत की कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो भाषा खंड, क्योंकि इसे भाषा विज्ञान कहते हैं। ये मैथ की तरह स्कोरिंग है, जीवन से जुड़ी हुई भाषा है, क्योंकि भाषा है क्या? विचार या भावों की अभिव्यक्ति या भावों विचारों के संप्रेषण का माध्यम है, समाज का अनिवार्य अंग है। हम जो सोचते हैं,
और हम जो व्यक्त करते हैं, हम जिससे समुदाय बनाते हैं, वही भाषा है। हम जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक रखते या छिपाते हैं। यानी भाषा विचारों को संप्रेषित भी करती है और छिपाती भी है, गोपनीय भी बनाती है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो बहुत सी बातों को गोपनीय रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कहीं के भी हों, हमारी भाषा की कोई ना कोई पहचान, कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे आप पूर्वी हिंदी के हो, अवधी के हो, जैसे आप बिहारी हिंदी क्षेत्र से हो, भोजपुरी, मगही, मैथिली के हो, तो उन भाषाओं की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वहां संज्ञा के सामान्य दीर्घ दीर्घतर रूप देखे जाते हैं। पानी, पनिया, गिलास, गिलसवा, समझ रहे हैं, मास्टर, मास्टरवा। लेकिन आप पश्चिमी हिंदी के हैं, राजस्थानी हिंदी के हैं, तो वहां संज्ञा का सामान्य रूप सिर्फ मास्टर, सिर्फ पानी। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में किताब से किताबिया, गुरु लाल वाली किताबिया देना। हमारी साइकिलिया पुरानी हो गई है ना, घोड़ा, घोड़वा, हाथी, हथिया। किसी भी क्षेत्र के हैं, आपकी अपनी एक भाषाई पहचान, उसकी कुछ विशेषताएं। बहुवचन संज्ञा के कैसे बनाए जाते हैं, जैसे पूर्वी क्षेत्र के हो तो लड़िका, लड़ीकन, अन या इन प्रत्यय से बनाते हैं। नगर, नगरन, समझ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र के हैं तो ए प्रत्यय लगाते हैं, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र के हों, आपकी ध्वनियां अलग होती हैं, उनके बोलचाल का क्रम अलग होता है। जैसे पश्चिम के हैं, आप पंजाब के हैं, हरियाणा, राजस्थान के हैं, तो न ध्वनि को ण की तरह बोलेंगे, पानी नहीं पानी, जाना नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है। पूर्वी क्षेत्र के हैं तो ण ध्वनि को न की तरह बोलेंगे, रावण से रावण, कारण नहीं, क्या कारण है, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। न, इसका मतलब है कि ये खंड हमारे जीवन के बहुत निकट है, बस इसकी कुछ विशेषताएं समझने की आवश्यकता है। कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण क्या है, स्वरागम क्या है, स्वरलोप। ये हिंदी साहित्य बहुत स्कोरिंग, बहुत सहज है, लेकिन इसमें कुछ चीजें टेक्निकल हैं। जो चीजें उपेक्षित रह जाती हैं, उन चीजों पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, यानी सबसे अधिक मेहनत हम यहां करेंगे। ये जो कविता खंड है, इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे रहस्यवाद क्या है। अब मान लीजिए कबीर का रहस्यवाद, इस पर निबंधात्मक चर्चा करें। रहस्य क्या है जो खुली आंखों से दिखाई ना पड़े। अब एक डायलॉग से समझिएगा कि रहस्य अज्ञात के प्रति प्रणय है, यानी एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा ब्रह्म जो अज्ञात है, जिसे देखा नहीं, अनदेखा, अनजाना सा। अर्थात जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, जिसे देखा नहीं, जिसका रूप आकार न हो, जो असीमित हो, जो शब्दों की सीमा से परे हो, जो शब्दातीत हो, निर्वैकल्पिक हो, जिसकी कोई उपमा न हो, रूपाकार नहीं, जो अजन्मा हो, जिस ब्रह्म को देखा जाना नहीं, वह ब्रह्म सभी रूप आकार से परे है। इसका अर्थ वह हमारे भीतर भी व्याप्त है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब अगर वो ब्रह्म हमारे भीतर व्याप्त है, तो हम उसे बाहर टटोलने जाएंगे तो दिखेगा नहीं। मजेदार बात यह है कि ब्रह्म भी हमारे भीतर है, जीव भी हमारे भीतर है। दोनों को मिलाना, दोनों को जोड़ देना योग है। किसे किसे, जीव और ब्रह्म। शरीर के भीतर ही जीवात्मा है, शरीर के भीतर ही ब्रह्म तत्व है। दोनों को मिला देना। दर्शन की शब्दावली में यदि बात करें
तो भाई शरीर के भीतर ही जीव की शक्ति कुंडलिनी है और शरीर के भीतर ब्रह्म की शक्ति महाकुंडलिनी है, दोनों को मिला देना। अब दोनों भीतर मिल रहे हैं, दोनों का मिलना ही योग है, यही अद्वैत है। और जो चीज भीतर घटित हो, गाना से समझिए, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, भीतर भीतर ब्रह्म और जीव दोनों मिल रहे हैं, दोनों का जोड़, दोनों का योग, दोनों के बीच अद्वैत। दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में योग या रहस्यवाद है। अर्थात वह ब्रह्म जो रूप आकार से परे हो, निर्गुण ब्रह्म की साधना जहाँ होगी वहाँ रहस्यवाद की उत्पत्ति होगी। रहस्य अपने आप में एक संकल्पना है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति की गई साधना वह ज्ञान का विषय है। इसीलिए जितने ज्ञान मार्गी हुए, चाहे वो शंकराचार्य हुए चाहे कबीर, कबीर को भी ज्ञान मार्गी कहा गया, ये भीतर भीतर ही साधना को महत्व दे रहे थे। जीवात्मा की शक्ति कुंडलिनी है, कुंडलिनी जागरण, इसके द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीवात्मा ब्रह्म से मिल सकती है, जीवात्मा विषय वासनाओं से मुक्त हो सकती है। इन शॉर्ट, रहस्य आंतरिक और आंतरालिक साधना है। भीतर ही भीतर कुंडलिनी को जगाकर कई चक्रों से ऊपर ले जाते हुए ब्रह्म से मिलाने की साधना रहस्यवाद, यही योग या हठ योग, यही अद्वैत। देखिए, द्वैत ब्रह्म जीव के बीच दूरी, दोनों मिल गए, अद्वैत। दोस्तों, ये जो खंड है काव्य खंड, इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। उलट बांसी क्या है, तुलसी का लोक मंगल क्या है, तुलसी की मर्यादावादी साधना क्या है, जब निराला को आप पढ़ें तो दृढ़ आराधन की प्रक्रिया क्या है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ें तो समरसतावाद या कामाध्यात्मवाद क्या है, ऐसे ही जब आप अज्ञेय को पढ़ें तो अनुभावन क्या है, मुक्तिबोध को पढ़ें तो आत्मसंघर्ष या व्यक्तित्वांतरण किसे कहते हैं, छोटे छोटे टर्म हैं। इनकी एक विस्तृत समझ बनाइए, यानी सिलेबस को एक बार समझ गए, सभी प्रश्नों का अपने हाथ से मैं बोलता जाऊं, लिखाता जाऊं, बोर्ड पर आप लिखते जाएं और फिर उन पर अभ्यास कर लें। एक तो इस विषय को हम बहुत पहले से जानते हैं, यह विषय हमारे परिवेश का है, हम इस विषय की समझ रखते हैं, बचपन से बहुत कुछ पढ़े होते हैं, इसलिए इसमें कम मेहनत लगती है और भव्य सफलता मिलती है, और विषय की रुचि अपने आप जगती है, क्योंकि किस्सा है, कहानी है, संवेदना है, भावनाएं हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस विषय को नए तरीके से, नए बैच के साथ 18 जुलाई से संभवतः समय 1 से 3 के बीच का ही रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास की जो अवधि होती है वो 2 घंटे की, 1 से लेकर के 3 तक की अवधि होती है। सोमवार से शुक्रवार तक हम रेगुलर क्लास लेकर के चलते हैं। एक दिन आपको टेस्ट देना पड़ता है, एक दिन रेस्ट मिलता है, जो खाएंगे उसे पचाना भी पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ। कहाँ स्वागत है? PW ओनली IAS के इस मंच पर। किसके साथ? अरविंद मिश्रा, आपके बड़े भाई के साथ। आइए हम सब मिल कर के इस विषय की बारीकियों को समझें और भव्य सफलता का आनंद लें, अपना भी नाम रोशन करें, माता पिता का भी और हम जैसे शिक्षकों का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्ते।